नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार हिंद वॉइस पर आज आपसे सीधे मुखातिब हूँ। कल जो हुआ, वो किसी ने सोचा नहीं। धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी कोशिश की कि वो पद पर बने रहें और प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी जान की बाजी लगा दी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना हो। लेकिन आखिरकार उनको घुटने टेकने पड़े और उसके बाद जो बहुत सारे सवाल हैं, वो जनता के बीच में हैं। सब मानते हैं, अखबारों की खबरें हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी और मोदी सरकार के बीच 3 मुद्दों पर समझौता हो गया है और 3 मुद्दों की व्याख्या दोनों दल अलग-अलग कर रहे हैं। पहली जो सबसे बड़ी शर्त थी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि पेपर लीक के सबसे बड़े आयोजक, सबसे बड़ा षड्यंत्रकर्ता और सबसे बड़े लाभार्थी थे, उनका इस्तीफा हो। उनका इस्तीफा हो गया और मोदी जी ने स्वीकार भी कर लिया क्योंकि तुरंत ही दूसरे व्यक्ति को, प्रहलाद जोशी को देश का नया शिक्षा मंत्री यह प्रभार दे दिया गया। बाकी 2 शर्तों के बारे में खबरें आती हैं कि इन पर 1 महीने में कार्रवाई की जाएगी। अब यही सबसे बड़ा पेच है। भारत सरकार के 2 मंत्री इन लोगों से बात करते हैं और जो दीपके की पार्टी के लोग हैं, 2 प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं और बातचीत होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में डिक्लेरेशन होती है। लेकिन मज़े की बात ये है कि कोई लिखित समझौता नहीं है। कभी आपने दुनिया में कोई ऐसा समझौता देखा है, जिसको कलमबद्ध ना किया जाए, जिस पे साइन ना किए जाएँ, जिसके बारे में ये ना कहा जाए कि भई ये इस रूप में मूर्त रूप ले रहा है। हम भी अदालत में देखते हैं, पार्टियों में समझौता होता है, अदालत कहती है समझौते का आखिरी दस्तावेज़ वो टाइप किया जाए, बनाया जाए, दोनों साइन करें, सहमति हो और जनता के बीच में वो दस्तावेज़ पेश किया जाए। ये सारी ज़बानी जमाखर्ची हुई है और कभी भी मोदी सरकार जो कि इस बात के लिए बड़ी प्रसिद्ध है, वो अपने कहे को, अपने लिखे को कभी भी मुकर जाती है। और ऐसी हालत में मोदी सरकार का मानना था कि अभी ये जो जन सैलाब आया हुआ है, लोगों की बाढ़ आई हुई है, इससे कैसे ही जान छुटाई जाए और बाकी बाद में देखा जाए। तो मैं आपको आज ये कह सकता हूँ कि समझौते को लिखित रूप में ना बनाना मोदी सरकार की चाल है और इसका पालन होना आप उतना ही असंभव मानो जितना मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में आएँगे, 2 लाख लोगों को हम रोज़गार देंगे और वगैरह-वगैरह जो ये सारी बातें, चालबाज़ियाँ मोदी सरकार करती है, आपके साथ, हमारे साथ, देश के साथ। तो आप ये समझ लीजिए इनको घुट्टी में लोगों को झूठ बोलकर बरगलाने और बहलाने की आदत है और आने वाले समय में ज़मीन पर आप इनमें से कोई भी बात नहीं पाएँगे। सवाल ये है कि आखिर मोदी को ऐसी जल्दी क्या थी कि 25 तारीख को वो अपने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार थे। क्योंकि ये आंदोलन आप ये नहीं मानिए कि अभिषेक दीप्ति ने शुरू किया है या कांग्रेस जनता पार्टी ने शुरू किया है। ये आंदोलन शुरू ही आरएसएस के लोगों ने करवाया। दीप्ति को बुलाया गया अमेरिका से और 6 जून को जब वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे, उन्हें वीवीआईपी गेट से दिल्ली पुलिस के सख्त पहरे में बाहर लाया। फिर उसके बाद 10 बजे दिल्ली के एडिशनल डीसीपी नई दिल्ली के, उन्होंने उनको अनुमति दी कि आप जंतर मंतर पर प्रदर्शन करें। वो अनुमति पत्र ही अगर आप पढ़ लें, तो पता चलेगा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, आरएसएस द्वारा समर्थित और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। दीपिका ने जो चिट्ठी दी, अपने साइन से एडिशनल कमिश्नर को तो दी नहीं, उसने दी थी दिल्ली पुलिस की डीसीपी को और जो डीसीपी को वो चिट्ठी दी गई 10:15 पे। उनको अनुमति मिली 10 बजे। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने चिट्ठी लिखी नहीं, उससे पहले चिट्ठी की अनुमति का ड्राफ्ट आपको मिल गया। दीप्ति और उनके सहयोगी 6 जून को जंतर मंतर पर बैठे
और वहाँ पर लोग बहुत कम थे। और वो गालिब के शब्दों में कहें कि थी चर्चा बहुत उड़ेंगे परखे गालिब के, देखने हम भी गए और तमाशा न। उधर राहुल गांधी ने इस मुद्दे को शुरू से उठा रखा। कांग्रेस ने 2 बड़ी रैलियाँ की, एक कोटा में जो बड़ी सफल रैली थी, जिसमें लाखों नौजवानों और छात्रों ने और जो प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए अलग-अलग सेंटरों पर जाकर अपनी मोटी फीस देकर अपने घर से देश बदर रहकर मेहनत करते हैं, वो इकट्ठे हुए। और दूसरी रैली इस बीच राहुल गांधी ने की देहरादून में। देहरादून में भाजपा की सरकार ने, धामी की सरकार ने पूरी कोशिश की। पहले तो जो अलॉटमेंट ग्राउंड का था वो रद्द कर दिया और फिर एक नचनिया को बुलाकर 2 बोतल शराब वाला गाना नचवा कर सोचा कि लोग वहाँ जाएँगे और राहुल गांधी की रैली फेल हो जाएगी। लेकिन लोग आए, ज़रूरत से ज़्यादा तादाद में आए और तब सरकार को लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिस तरह से मोदी सरकार ने लोगों को खिलौना बनाकर खेलना शुरू किया है, उसे आप समझ सकते हैं कि ये सरकार लोगों की भावनाओं का कैसा इस्तेमाल करती है। इन्होंने सोनम वांगचुक को बुलाया, वीके जो सक्सेना हैं, लद्दाख के इस समय के लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने उसे धमकाया, उसे कहा कि तुम्हें वीके के आंदोलन में दिल्ली जाकर बैठना है और 28 तारीख को सोनम वांगचुक उस हड़ताल में बैठ गए। मामला जो है चलता रहा, लोग आते रहे। हुआ ये कि मोदी सरकार को बड़ा भरोसा था कि हम इस पूरे आंदोलन को लोगों का एक विरोध का नकली नाटक बनाएँगे और लोग इस नाटक में आएँगे, हमारे लोग इस पर नियंत्रण कर लेंगे, बीच-बीच में भारत माता की जय के नारे लगेंगे, लोग भगवा पहनकर, पटका पहनकर अपना जो हिंदुत्व और सनातन वाला नाटक है वो करेंगे। लेकिन हुआ ये कि आइसा, एसएफआई और जितने वामपंथी छात्र, युवा संगठन हैं, उनकी इकाइयाँ पहले दिन से ही इस आंदोलन के लिए तैयार थीं। वो लोग आए, उन्होंने अपना आंदोलन में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने की वजह से लोगों ने देखा कि ये आंदोलन का एक रुझान सीधा-साधा तार्किक और उस संवेदनशील मुद्दे से जुड़ता गया, जिसको लेकर हिंदुस्तान के लाखों छात्रों का भविष्य अब तक मोदी सरकार बर्बाद कर चुकी है। एक मोटे अनुमान के अनुसार इस 3 जो 4 बड़ी जो पेपर लीक की प्रतियोगिता परीक्षाएँ थी, उनमें तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख छात्रों का भविष्य खराब हुआ। अब उनके माता-पिता को जोड़ो तो संख्या बढ़ जाती है और मोदी सरकार के बाद 2016 से लेकर अब तक जितनी परीक्षाएँ रद्द हुई हैं, चाहे वो कांस्टेबल परीक्षा की हो, नर्सों की परीक्षा की हो, तो सब में कुल मिलाकर 3 करोड़ लोग इन परीक्षाओं की वजह से अपने भविष्य से हाथ धो बैठे। उनके परिवारों को जोड़ेंगे तो ये संख्या बैठकर हो जाती है तकरीबन 7-8 करोड़। 7-8 करोड़ लोग अब तक मुँह बाँधे चुप बेज़ुबान थे। उनको पहली बार अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। मोदी सरकार ने 12 साल में एक पूरा खौफनाक मंजर पूरे देश में फैलाया। लोगों को बताया गया, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे, तो आपके खिलाफ ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, आपको यूएपीए में बंद कर दिया जाएगा, आपको एनएसए में बंद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई भी मुकदमा बंद करके आपको जेल भेज दिया जाएगा और ये ऐसा हुआ भी। हिंदुस्तान में लोग मुझसे हमेशा पूछते थे, आप इतना बोलते हैं, सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? मेरा हमेशा एक जवाब था कि अपने आप को आप इतना साफ-पाक रखो कि कोई आप पर उँगली ना उठा सके। और मैं इस बात को कहता हूँ, मैं सिद्ध भी करता हूँ। मैंने हमेशा लोगों को कहा कि जब आप सरकार के खिलाफ बोलने लगेंगे, अपनी आवाज़ उठाने लगेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज़ ही लोकतंत्र का पहला और ज़रूरी कदम है। डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है? डेमोक्रेसी और आज़ादी का मतलब यही है कि आप अपनी एक्सप्रेशन, बोलने, भाव प्रकट करने की क्षमता का
जब चाहे उचित प्रयोग करें। सरकार ने लोगों को डराया, सरकार ने लोगों को धमकाया, सरकार ने लोगों को गूंगा बहरा जालिम बनाया और लोगों को इस हद तक यकीन दिला दिया कि आपके बोलने का अब कहीं कोई असर होगा नहीं। और 12 साल का हिंदुस्तान इस बात का गवाह है कि सारी संस्थाएं सड़ गई। पुलिस के बारे में मेरा ये विश्वास है, मेरे रोज के अनुभव है कि आप कंप्लेंट नहीं लिखा सकते, उस पे कार्रवाई तो बात की बात। बिना पैसे इस सरकार में किसी जगह कोई काम नहीं होता। हर महकमा भ्रष्ट है, हर महकमे में लोग चोर हैं, हर महकमे में लोग जो है चीज़ों का दुरुपयोग कर सकते हैं और वो करते हैं। और इसीलिए आपको और हमको ये कोशिश हमेशा करनी पड़ती है कि किसी तरह हमारे काम हों। लोग सालों-साल एड़ियाँ रगड़ते हैं, लोग सालों-साल फरियाद करते हैं, लोग चिट्ठियाँ लेकर घूमते हैं, उसका जवाब तक नहीं आता, एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आता और अफ़सर ऐसे करते हैं जैसे हम जनता के मालिक हैं और जनता उनके गुलाम है। जबकि लोकतंत्र का ढांचा और हमारा संविधान इस चीज़ की लिए ही बुनियाद पे बना है कि जनता ही मालिक है। वी आर द मास्टर। मोदी जी ज़रूर कहते हैं कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, लेकिन प्रधान सेवक ऐसा है कि सड़क पर निकलता है तो 20,000 पुलिस वाले 6 दर्जे की रिंग बना लेते हैं। सड़कों को सूना कर दिया जाता है। आपको कहा जाता है घर में घुस जाओ और मोदी जी की तरफ मुँह करके मत खड़े हो। क्यों ना खड़े हो? क्योंकि वो दूसरी दुनिया से आए आदमी हैं। ये हर आदमी के साथ जो मोदी जी के करीब से गुज़रने को देखता है, उसे पता है। तो ये जो पूरा आंदोलन है, इसे खत्म करना मोदी जी के लिए मजबूरी इसलिए थी, क्योंकि संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार ने जोड़-तोड़ कर, धमकाकर, विपक्षी दलों को अपने साथ लाकर, उनके नेताओं को, सांसदों को खरीद कर 10-10 करोड़, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ देकर उन पे झूठे-सच्चे ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के मुकदमे बनाकर उनको तो खरीद लिया है। लेकिन जो जनता है, उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं। दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। और ऐसे में जैसे ही उन्हें पता चला कि जंतर-मंतर चलना है, सारी भीड़ बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी रैली के, बिना किसी बस की व्यवस्था किए, पैदल चल पड़ी। मोदी जी को बड़ा यकीन था, मेट्रो बंद कर दूँगा तो लोग पहुँचेंगे नहीं। अब पहुँचेंगे नहीं क्योंकि लोगों को आराम करने की आदत है। बस आएगी तो जाएँगे, ₹500 मिलेंगे तो जाएँगे। ये सारे बच्चे जान की बाजी लगाकर वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपनी खुशी का इज़हार इस गम के साथ किया कि आपने हमें लाठी मारी है लेकिन हम घर नहीं जाएँगे। बच्चों ने माँ-बाप के साथ विद्रोह कर दिया। अब ये जो आरएसएस के तथाकथित सांस्कृतिक मानदंड रखने वाले प्रचारक हैं, वो अब आकर लगातार आपको टीवी पे, यूट्यूब पर, टेलीग्राम में भाषण देंगे। बच्चों को ऐसी गंदी गाली नहीं देनी चाहिए थी। लोगों ने मोदी जी को माँ की, बहन की, पता नहीं क्या-क्या गालियाँ दी। सारी स्लैंग, सारी वो डर्टी जो बातें हैं वो की और मोदी जी की सरकार ने भी डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट शुरू कर दिया। एक डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है हर जगह उपद्रव करो, हर जगह लोगों को धमकाओ और लोगों को उनके मनोबल को तोड़ो। अभी आपने देखा होगा कि एक इनका गाज़ियाबाद का स्वयंसेवक है, जो अपने को कहता है मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। उसने इस आंदोलन में जा रहे 2 बच्चों को किस तरह मारा, पीटा, उसकी वीडियो बनी और वीडियो बनने के बाद अभी तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। ऐसी हरकत ये पूरे हिंदुस्तान में करने वाले हैं। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई जो है आरएसएस हार गया है। आरएसएस के मन में हिटलर के सारे सपने ज़िंदा हैं। 100वाँ साल है आरएसएस का और 100वें साल में आरएसएस की बुरी गत बनी हुई है। पूरी जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था है, उसमें हिटलर के, मुसोलिनी के एक-एक किताब के वर्क को ये लोग अमली जामा पहना रहे हैं।
हिटलर कहा करता था बच्चों के स्कूल में जाकर, बच्चे कहते थे हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे जो नेता हैं वो अडॉल्फ हिटलर है। हिटलर को भगवान लंबी उम्र दे, वो हम पर लगातार राज करें, हम उनके गुणगान गाएँ। ये प्रार्थना होती थी स्कूलों में जर्मनी के, और मोदी जी भी यही करते हैं। आरएसएस का वत्सले मातृभूमि, और आरएसएस नाम के संगठन ने क्या किया, हिटलर की सारी जो नीतियाँ थी, नीतियाँ थी, सबको जकड़ने के लिए हिंदुस्तान की एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से काबू कर लिया। हर वीसी आरएसएस का है, हर एचओडी आरएसएस का है, हर जो प्रोफेसर अपॉइंट होता है वो आरएसएस का है, हर वो टीचर जो अपॉइंट होता है वो आरएसएस का है। हर आदमी जो संघ से द्वारा चिट्ठी लेकर आता है, उसको नौकरी मिलेगी, उसे पद मिलेगा, उसे डॉक्टरी की उपाधि मिलेगी, उसको कहीं न कहीं मलाईदार चीज़ मिलेगी। हर ठेकेदार आरएसएस का, हर जो कारकुन है, यानी कि मुझे तो बड़ा शर्म आई, आरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, उसकी बस पर मैंने देखा, जय श्री राम। भाई तुम फोर्स हो, तुम जय श्री राम कैसे लिख सकते? लिख रखा है, क्योंकि वो भी कहते हैं कि जिसका खाना उसकी बजाना, तो उसके कहने पे हुक्म के गुलाम बनकर लोगों को पीटा उन्होंने, और लोगों को पीटा, और तुरंत आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही घोषणा कर दी कि हम अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं, आप घर जाओ। भाई लिखित में कहाँ है, फिर वही बात आ जाती है। दिया क्या आपको, दिखाओगे क्या? ये जो अभिषेक दिप्ते है, कल ये कहीं जाएगा, ये कहेगा मैं अभिषेक दिप्ते हूँ, वो कहेंगे चलो तेरे जैसे बहुत आते हैं, तू है क्या, सनद क्या है, प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है? तो ये जो सुनी सुनाई बातें हैं, बंद कमरे में क्या हुई, कौन सी बहस हुई, कौन सी चर्चा हुई, उसकी कोई रिकॉर्डिंग है? होना तो चाहिए था कि जो दोनों के बीच की बात है उसको रिकॉर्डेड होना चाहिए। तभी तो कह सकते हो भाई तुमने ये किया, हमने ये कहा, ये लेन हुआ, ये देन हुआ, इन शर्तों पे बात हुई, इन शर्तों पे हमने कहा कि हम ये करेंगे, उन्होंने कहा हम ये करेंगे। कोई सबूत नहीं है, और थोड़े दिन बाद खबरें आएँगी कि भई ये जो है पूर्व से पक्षी है, पुनी-पुनी मूषिका भव, ये फिर गायब हो गए। और ये जो हज़ारों लाखों बच्चे, सिवान में जिन 2 बच्चों को, 3 बच्चों को AK-47 की गोलियाँ लगी, उनका क्या? ये आंदोलन दिल्ली के आंदोलन छात्रों ने तो नहीं किया, ये हिंदुस्तान के हर शहर के लोगों ने किया, कलकत्ता में किया, सियालदह में किया, सिवान में किया, पटना में किया, लखनऊ में किया, जयपुर में किया। उनकी जो हालत है, उस पे कौन ध्यान दे? तो कुल मिलाकर संसद चल रही है। मोदी जी इस समय पहली बार हार के बाद उनका जो पूरा का पूरा शिजरा है, वो बिखर चुका है। ये ऐसी बात है कि जैसे किसी इमारत का जो खंभा है आप गिरा दो, पंक्चर कर, ये एमसीडी वाले जब आते हैं ना मकान गिराने, तो ये पूरी बिल्डिंग नहीं गिराते, एक पंक्चर कर देते हैं, फोटो खींच देते हैं, बता देते हैं जी हमने तो इमारत को गिरा दिया है और इनहैबिटेबल नहीं रखा है, अब उसमें कोई रह नहीं सकता है। तो मोदी सरकार इस समय बड़े संकट में है, अपनी चालबाज़ी से उन्होंने इस आंदोलन को खत्म कर दिया है। लेकिन ये आंदोलन जो दिए की तरह है, जो लोगों के मन में उससे उम्मीद जगाई है, जिन बच्चों ने क, ख, ग, ककहरा सीखा है नेतृत्व का, वो अब जाग चुके हैं, और उनकी चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जाएगी। सबको पता है कि कैसे आपको अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़नी है। लड़ोगे तो ज़िंदा रहोगे, चुप रहोगे तो मर जाओगे। ये एक सबक इस लड़ाई ने दिया है, और अब ये आरएसएस के लोग बड़ा रोना-स्यापा पाएँगे, कहेंगे जी इन्होंने हमें गालियाँ दी, हमें ऐसी-ऐसी बातें कही। तो ये नहीं जानते कि हर पीढ़ी के अपने सपने होते हैं, हर पीढ़ी के अपने तरीके होते हैं, अपनी भाषा होती है, अपनी तकनीक होती है, और मोदी जी और नई पीढ़ी के बीच में कितना फ़र्क है?
अगर मोदी जी की शादी के बाद जसोदा बहन के बच्चे हो गए होते, तो उनके बेटे की शादी हो जाती और उनके बेटे के बेटे की भी शादी हो जाती और मोदी जी परदादा बन जाते। अब परदादा को पड़-पोते की भाषा कैसे समझ आएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मोदी जी जनरेशन गैप को नहीं जानते। उन्हें लगता है मैं जो हाँकूँगा लोग भाग जाएँगे। लेकिन अब बच्चे जाग गए हैं और उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है और ये सवालों की गूंज मोदी जी को और संघ को हमेशा परेशान करेगी। आपको और हमको भी करेगी। हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन सवाल पूछना बंद नहीं करना। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी और आपकी तरफ। धन्यवाद।